व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लावर ऑफ वॉर। आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। ये कहानी इस कहावत पर बिल्कुल खरी उतरती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। समय चल रहा है 1937 का और जगह है चाइना की पुरानी राजधानी नैनकिंग। इस समय जापान ने चाइना के अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तो इस जंग की सबसे बड़ी वजह थी रॉ मटेरियल, जो कि जापान पे ख़त्म हो चुका है। वो चाहते हैं कि एशिया के सारे बड़े देशों को वो अपने कंट्रोल में ले लें, जिससे कि उन्हें रॉ मटेरियल आसानी से मिल सके। उस टाइम पे जापान की सेना और उनके लोग काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, इसलिए उनके लिए काम बहुत ही आसान हो गया था। उन्होंने जंग के शुरुआती दौर में नैनकिन पर कब्जा कर लिया था, पर वहाँ पे अभी भी कुछ चाइनीज़ सैनिक और कुछ लोकल्स बच्चे थे जो अपनी जान और अपने देश के लिए लड़ रहे थे। आगे हम कुछ चाइनीज़ स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और उनके पीछे जापानीज सैनिक पड़े हुए हैं। उन लड़कियों के साथ हम एक जॉर्ज नाम के बच्चे को भी देखते हैं जो उन्हें इस मुश्किल वक्त में रास्ता दिखा रहा है। इसी बीच हम एक अमेरिकन को भी देखते हैं जिसका नाम है जॉन। जॉन एक फ्यूनरल डायरेक्टर है जो लोगों को दफनाते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हैं। और यहाँ पर एक चर्च में एक फादर की मौत हो गई है जिन्हें दफनाने के लिए उसे बुलाया गया था। वो चर्च की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक सैनिक देख लेता है। वो उस पर बंदूक तान देता है, पर जॉन कहता है कि वो एक अमेरिकन है और वो चर्च के बुलावे पर यहाँ पर आया है। इसी दौरान उसकी नज़र एक वाटर टैंक पे जाती है जिसके अंदर दो छोटी बच्चियां अपनी जान बचाने के लिए छुपी हुई थी। वो उस सैनिक को गुमराह करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस पर एक दीवार गिर जाती है। इसके बाद जॉन उन लड़कियों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं वेस्टल चर्च जा रहा हूँ, क्या तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता पता है? लेकिन उन लड़कियों को इंग्लिश नहीं आती। वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती, जिससे कि जॉन निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी एक लड़की उसे मिस्टर कह के बुलाती है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश होता है। वो लड़की कहती है कि हम लोग भी वेस्टल चर्च से ही हैं, हम वहाँ के स्टूडेंट हैं। वो उसे पूछती है कि जॉन वहाँ क्यों जाना चाहता है, तो वो कहता है कि वो उनके फादर को दफनाने के लिए जा रहा है। वेल गाइस, इसके बाद जो सीन आने वाला है वो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नैनकिन में हर तरफ बस तबाही का मंजर होता है, चारों तरफ लाशें और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं था। पर अभी भी कुछ चाइनीज़ सैनिक थे जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। हम कुछ और लड़कियों को देखते हैं जो चर्च की तरफ भाग रही थी, पर उनके पीछे दुश्मन पड़े हुए थे। लेकिन तभी उनके सामने चाइनीज़ सैनिक आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कि उन लड़कियों की जान बच जाती है। अब ये सब देखकर एक चाइनीज़ सोल्जर अपने सीनियर से कहता है कि सर, हमें वापस चलना चाहिए। ये सुन के मेजर कहते हैं कि हम अपना देश छोड़कर कहाँ जाएंगे, और उसे लड़ने का ऑर्डर देते हैं। अब चाइनीज़ सोल्जर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जापानीज़ अपना टैंक लेके आ जाते हैं। वो कुछ सैनिकों को मार देते हैं, पर अभी भी कुछ बचे हुए थे। वो फैसला करते हैं कि वो उनके सामने से वॉर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वो सारे अपने ऊपर एक मोटा कपड़ा लगा लेते हैं और उनके सामने जाके गोलियां चलाने लगते हैं। पर दुश्मन बहुत ही ज़्यादा थे, जिस वजह से वो हार जाते हैं और सारे सोल्जर शहीद हो जाते हैं। लेकिन मरते मरते वो अपने साथ कई टैंकों को तबाह करके ही जाते हैं। इसी तरह से एक एक करके सभी सोल्जर अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। मेजर ली अपने दोस्तों को मरता देखकर रोने लगते हैं, लेकिन वो लाचार थे दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट अब चर्च के अंदर होते हैं और इसी बीच हम मेजर ली को देखते हैं जो उसी चर्च के सामने वाली बिल्डिंग में छुपे हुए थे। दुश्मन से बचने के लिए अब जॉन अपने साथ दो लड़कियों को लेकर चर्च के अंदर आ जाता है। वहाँ वो एक जॉर्ज नाम के लड़के से मिलता है और चर्च के फादर के साथ ही रहा करता था, इस वजह से उसे टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। वो जॉन को एक गड्ढे के पास ले जाता है और बताता है कि यहाँ पे जापानीज़ ने एक बॉम्ब गिरा दिया था जिससे फादर की मौत हो गई थी। तभी जॉन बोलता है कि मैं तो यहाँ पे फादर की बॉडी को दफनाने आया था, लेकिन यहाँ तो इनकी कोई भी बॉडी बची ही नहीं है। पर अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर भी ये करूँ तो तुम्हें मुझे फ़ीस देनी होगी। तो जॉर्ज बोलता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, पर वो उसे एक ट्रक के पास ले जाता है जो चर्च के बाहर खड़ा हुआ था। वो कहता है कि तुम इस ट्रक को ठीक कर दो जिसे हम लोग नैनकिंग छोड़कर जा सकें। लेकिन जॉन मना कर देता और बोलता है कि मैं इसके पार्ट्स सेल करके अपनी फ़ीस ले लूँगा। ये सुन के जॉर्ज थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसके पास एक यही चारा था यहाँ से बाहर जाने का। लेकिन जॉन यहाँ भी सिर्फ पैसों के बारे में ही सोच रहा था। अब दोनों चर्च के अंदर जाते हैं। यहाँ हम उन लड़कियों को देखते हैं जो अभी भी अंदर आई थी।
वो सभी गॉड से रो रो कर प्रे कर रही थी अपनी फैमिली के लिए। इन्हें नहीं पता कि इनके परिवार वाले जिंदा बचे भी हैं या फिर नहीं। इसी बीच वहाँ जॉन आता है जो उन्हीं में से एक लड़की को सहारा देता है और समझाता है कि हिम्मत रखो, पर वो लड़की बिना कुछ जवाब दिए ऊपर चली जाती है। इसके बाद जॉन कहता है कि वो आज की रात यहीं रहेगा, तो जॉर्ज उसे उसका कमरा दिखाता और जाते जाते कहता है कि तुम कल हमारे लिए वो ट्रक ठीक करोगे, उसके बाद ही जाओगे। अब हम देखते हैं कि कुछ प्रोस्टिट्यूट छुपने के लिए चर्च के गेट के बाहर आई हुई हैं। वो गेट पर नॉक करती हैं पर जॉर्ज गेट नहीं खोलता। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, ये एक पवित्र जगह है, पर वो लड़कियाँ उनकी बात नहीं सुनती और गेट पे चढ़कर उसे पार कर देती हैं। अब जॉन उन लड़कियों को देख कर सीटी मारता है, जिसके जवाब में उन लड़कियों की हेड, जिसका नाम यूमा होता है, वो उसे एक फ्लाइंग किस देती है। तो यहाँ पर जॉन की निकल पड़ी थी। अगले सीन में हम मेजर ली को देखते हैं जो अपने घायल दोस्त के सामने बेबस बैठे हुए थे क्योंकि वो मजबूर थे, उनके पास कोई भी चारा नहीं है। वो अपने दोस्त को कैसे बचाएं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वो सामने से सारी चीज़ों को देख रहे थे और अब रात हो जाती है और यूमो जॉन के रूम में आती है, लेकिन यहाँ वो एक प्रोस्टिट्यूट की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त के नाते आई थी। वो जॉन से कहती है कि तुम ही हो जो हम लोगों की जान बचा सकते हो, तुम हमें नैनकिंग से बाहर ले जा सकते हो क्योंकि तुम एक अमेरिकन हो और जापानीज़ अमेरिकन को कुछ भी नहीं करते। पर जॉन को ये सब मजाक लगता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी भी जान खतरे में है। पर वो कहती है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारा शुक्रिया अदा ऐसे करेंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगले ही पल हम किसी को चर्च के अंदर घुसते हुए देखते हैं और आवाज़ सुन के जॉर्ज गेट पर जाता है। वहाँ उसके गले पे कोई चाकू रख देता है और उसके साथ अंदर आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि मेजर ली होते हैं। वो अपने घायल साथी को लेके उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पे सारी प्रोस्टिट्यूट छुपी हुई थी। उन्हें देख के लड़कियां कहती है कि वो एक कायर है और वो जानबूझ के यहाँ छुपे हुए हैं ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि वो और उसका दोस्त दोनों घायल हैं। मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं चाहता था कि मैं अपने दोस्त को किसी सेफ जगह पर रख लूं और मुझे इस चर्च से ज़्यादा सेफ जगह कहीं नहीं मिली। अभी वो देखते हैं एक कमरे में कुछ लड़कियां गॉड से रोते हुए प्रे कर रही हैं ताकि उनकी जान बच जाए। ये देखकर मेजर इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई पता थी कि अब शायद कोई भी जिंदा यहाँ पर नहीं बच पाएगा। अब वो एक लड़की का जूता वहीं रख देते हैं क्योंकि जब वो उनकी जान बचा रहे थे तो उसका एक जूता छूट गया था और तभी उन्हें यूमो मिलती है जो उसे अपने दोस्तों की तरफ से माफ़ी मांगती है। उन्होंने जो भी कहा वो बहुत ही गलत था। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे कुछ जापानीज सैनिक आते हैं जो चर्च के अंदर घुस जाते हैं और ये देखकर पूरे चर्च में भगदड़ मच जाती है। सारी प्रोस्टिट्यूट छुप जाती है, लेकिन 2 स्टूडेंट को एक जापानीज सैनिक देख लेता है। वो जैसे भी करके अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वहीं जॉन एक अलमीरा के अंदर खुद को बंद कर लेता है। बाहर से लड़कियों की चीखने की आवाज़ें आने लगती है जो बता रही थी कि वो खतरे में है। वो आवाज़ें जॉन के अंदर के इंसान को जगा देती हैं। जॉन बिना कुछ सोचे समझे फादर की ड्रेस पहन के बाहर चला जाता है। बाहर जापानीज सैनिक लड़कियों के साथ बदतमीजी ज़बरदस्ती कर रहे थे। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि जंग में सब कुछ जायज़ है। वेल तभी वहाँ जॉन आता है जो उन्हें क्रॉस दिखाता और कहता है कि भगवान के लिए पीछे हट जाओ, ये गॉड का घर है और यहाँ ऐसा मत करो। लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनते ये सोल्जर। उसके सामने ही एक स्टूडेंट के साथ वो बदतमीजी करने लगते हैं। जॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो उसके सर पे वार कर देते हैं जिससे वो वहीं गिरकर जख्मी हो जाता है। जिसके बाद वो सारे सैनिक उस लड़की को ऊपर ले जाने लगते हैं, लेकिन हाथापाई में वो लड़की बालकनी से नीचे गिर जाती है और जॉन के आंखों के सामने उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन जापानीज सैनिक यहाँ नहीं रुकते, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो जानवर बन चुके थे। अभी एक मासूम सी लड़की की मौत हो गई है और वो एक और स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं। पर इस बारी जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं पीछे से एक गोली आती है और सीधा उस सैनिक के सर को चीर कर निकल जाती है। ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेजर ली थे जो सामने वाली बिल्डिंग में सब कुछ देख रहे थे। अब जापानीज को पता चल जाता है कि अभी भी कोई चाइनीज सैनिक जिंदा है। वो फौरन उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं और यहाँ जॉन उस लड़की की लाश के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है। कुछ ही दिन पहले उसने इस लड़की को हौसला दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज उसके सामने उसी लड़की की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। वही दूसरी तरफ सारे सैनिक मेजर के पीछे पड़ चुके थे। वो लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं पर मेजर भी उनका सामना बहुत ही बहादुरी से करता है। मेजर ने कई जगह पर बॉम्ब लगा रखे थे जिसकी मदद से वो बहुत सारे दुश्मनों को मार देते हैं, लेकिन आखिर में वो बस एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। यहाँ मेजर के पास सरेंडर करने के अलावा कोई भी चारा नहीं होता और जैसे ही वो सोल्जर अंदर आते हैं वो उस बॉम्ब को उड़ा देते हैं जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका
रखा होता है, जिससे उनकी भी जान चली जाती है। पर साथ साथ में वो उन लोगों को भी ले गए थे जिन्होंने उस लड़की को मारा था। और यहाँ मेजर ली ने साबित कर दिया कि वो कायर नहीं है, वो अपने देश के लिए जान दे सकते हैं। चर्च की खिड़की से यूमो ये सब देख रही थी। उसे यकीन हो गया था कि मेजर एक कायर नहीं बल्कि एक बहादुर मेजर है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जापानीज सेना का एक सुपीरियर आता है, कैप्टन आते हैं, जिसे सारी स्टूडेंट डर के जॉन के पीछे छुप जाती हैं और कहता है कि उसके सैनिकों ने जो भी किया वो उसके लिए शर्मिंदा है। कभी कभी जंग में सैनिक को काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। कैप्टन ये भी कहता है कि वो इस चर्च में रह रही सभी लड़कियों की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जॉन बोलता है कि उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं है। तो कैप्टन कुछ सैनिक को चर्च के बाहर सिक्योरिटी के लिए खड़ा कर देता है। उसके जाने के बाद जॉन उस लड़की को दफन कर देता है। वो उन लड़कियों को ऐसा देख के बहुत ही रोता है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट पूछती है कि क्या तुम अब हमें छोड़कर चले जाओगे? तो जॉन उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि उन लड़कियों के लिए अब वही एक उम्मीद है। अब सारे लोग चर्च के अंदर आ जाते हैं। इसी बीच सारी प्रोस्टिट्यूट स्टूडेंट से माफ़ी मांगती है कि उन्होंने अपना रूम बंद कर दिया था जब जापानीज अंदर आ गए थे। अगर वो गेट खुला रखती तो शायद वो लड़कियां आज जिंदा होती, लेकिन अब पछताने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। पर आज जो भी यहाँ पर हुआ, सारी घटनाओं ने जॉन को अंदर से बदल दिया है। वो पैसों के लिए यहाँ पर नहीं रुका है। अब अगली सुबह जॉन बाहर खड़ी ट्रक के पास जाता और देखता है कि उसमें क्या दिक्कत है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो चुपके से चर्च के अंदर आ रहा था। वो दरअसल सू का फादर होता है। दोस्तों, सू उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की थी। वो सू से बोलता है कि वो जल्द से जल्द उसे यहाँ से बाहर निकाल लेगा, पर सू अपने डैड से नफरत करती है क्योंकि वो जापानीज के लिए काम करते हैं। उसके डैड बताते हैं कि अगर वो उनके लिए काम नहीं करते तो वो भी और लोगों की तरह मारे जाते। पर सू को इन सब बातों का कोई भी असर नहीं होता। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब सू के फादर बाहर जाने लगते हैं, पर वहाँ उन्हें जॉन मिलता है जो उनसे कहता है कि उसे एक काम करना होगा। वो उसके जेब में एक ट्रक को ठीक करने के लिए सारे जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट डाल देता है और कहता है कि ये सामान तुम्हें मुझे ला के देना होगा। और एक और बात बोलता है कि नैनकिंग के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए हमें परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सू के फादर कहते हैं कि इस काम में बहुत ही खतरा है और वहाँ से चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और हमें पता चलता है कि मेजर ली जो अपने साथ सोल्जर यहाँ पर लाए थे उसका समय करीब आ चुका है। वो यूमा का हाथ पकड़ता है और उससे कुछ कहना चाहता है। वो बोलता है कि अब बारिश हो रही है, गेहूँ भीग रहे हैं, जल्दी से उन्हें अंदर रख दो। शायद वो अपनी माँ से ये सारी बातें कह रहा था और ये बोलते ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत को देखकर सभी लोग रोने लगते हैं और सभी उदास हो जाते हैं। इसके बाद यूमा को पता चलता है कि उनकी 2 लड़कियां गायब हैं। ये सुन के यूमा घबरा जाती है और वो जॉन से कहती है कि 2 लड़कियां यहाँ से बाहर गई हैं, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। वो फौरन बाहर जाता है, पर वहाँ पर जापानीज गार्ड खड़े हुए थे। वो उनसे कहता है कि मुझे बाहर जाना होगा खाना लेने के लिए, क्योंकि जब लड़कियां खाना खाएंगी तभी वो गाना गा सकेंगी। एक्चुअल में कैप्टन ने उन लड़कियों को गाना गाने के लिए कहा है, इसलिए वो यही बहाना बनाकर जॉन बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने पे उसे अपना एक पुराना दोस्त मिलता है। वो भी उसी की तरह अमेरिकन है। वो जॉन से कहता है कि रिवर पर बोट खड़ी हुई है, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन जॉन उसे ये कह के मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मुझे उन 2 लड़कियों को बचाना है। इसी बीच वहाँ पर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो एक घर में जा रही थी और कुछ ज्वेलरी को अपने पास रख लेती हैं, लेकिन तभी उन्हें जापानीज सोल्जर देख लेते हैं और वो उनसे बचने के लिए भागती हैं। एक लड़की को गोली लग जाती है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरी लड़की अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, पर जापानीज सैनिक पानी से उसे बाहर निकालते हैं और उसके साथ बहुत ही बुरा काम करते हैं। बाद में बहुत ही बेरहमी से उसे मार डालते हैं। अब जॉन और जॉर्ज उन लड़कियों को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो देखकर हैरान हो जाती है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। क्या इंसानों में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और घर आके यूमा के हाथ में वही ज्वेलरी थमा देता है और बोलता है कि उन दोनों को बुलेट लग गई है। वो उनसे झूठ बोलता है कि कैसे जापानीज ने उन दोनों को बुरी तरह से मारा था, लेकिन कहीं ना कहीं यूमा सच्चाई जानती है, इसलिए वो रोने लगती है। आगे हम देखते हैं कि सू के फादर टूल्स लेके आ जाते हैं जिससे वो ट्रक को ठीक कर सके। साथ में उसे नैनकिंग से बाहर निकलने का परमिट भी देते हैं जो उसने अपनी बेटी के लिए बचा के रखा हुआ था। वो बताता है कि उसने अपनी वाइफ से वादा किया है कि वो सू को हमेशा सेफ रखेगा। और अगले दिन वहाँ पर फिर से कैप्टन आते हैं
जो उन स्टूडेंट से एक गाना सुनता है जो उसे बहुत ही पसंद आता है। अब कैप्टन को नहीं पता था कि इस चर्च में 13 प्रोस्टिट्यूट भी मौजूद हैं, वो इस बात से अनजान था। इसके बाद कैप्टन उसे एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड देता और बोलता है कि तुम कल इन लड़कियों को लेके वहाँ आ जाना सिंगिंग करने के लिए। लेकिन जॉन कैप्टन से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर ये लड़कियाँ वहाँ गई तो जिंदा वापस लौट कर नहीं आएंगी। लेकिन कैप्टन अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो उसे कहता है कि कल सुबह एक ट्रक आएगा और इन्हें उस पर बैठा देना। उसके जाते ही चर्च के चारों तरफ गार्ड्स खड़े हो जाते हैं ताकि कोई भी लड़की भाग ना सके। अब ये सारी चीज़ें देखकर जॉन पूरी रात परेशान रहता है कि आखिर वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास यूमो आती है और उसे पूछती है कि कल वो क्या करेगा। जॉन कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है। अब यूमो कहती है कि अगर मॉस्किटो जापानीज को बेवकूफ़ बना सकती है तो वो क्यों नहीं बना सकते। तो उसके कहने का मतलब था कि अगर उन स्टूडेंट की जगह वो सब सिंगिंग के लिए चली जाएं तो उन सभी की जान बच सकती है। लेकिन जॉन उसे साफ साफ मना कर देता है। इधर हम देखते हैं कि सारी लड़कियां कल के बारे में सोच रही थी। लड़कियों को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उन्होंने जापानीज सोल्जर की घिनौनी हरकत कई बार देखी थी, इसलिए उन्हें सच्चाई पता होती है। ये सब सोचने के बाद वो हिम्मत हार जाती हैं और एक बहुत ही भयानक फैसला करती हैं। वो इसका रास्ता खुदकुशी करने का निकालती हैं और अगले पल ही सभी लड़कियां चर्च के ऊपर चढ़ जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ जॉन और यूमो आ जाती है। जॉन उन्हें समझाता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो लड़कियां नहीं मानती। उसका कहना था कि कल वो वैसे भी मारी जाएंगी, इससे अच्छा है कि आज वो अपनी जान अभी दे दे। तभी यूमो सू से कहती है कि ज़िंदगी भगवान का एक कीमती तोहफा है, उसे इस तोहफे को गंवाना नहीं चाहिए। और कहती है कि उसके बदले वो कल उस पार्टी में चली जाएगी, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके सारी लड़कियाँ यही बोलने लगती है, जिससे कि सारी स्टूडेंट नीचे आ जाती हैं। इसके बाद यूमो अपनी सारी दोस्तों को समझाती है कि हमें इन कामों का तजुर्बा है, शायद हम बच भी जाएं, लेकिन अगर वो स्टूडेंट वहाँ पर गई तो वो मारी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं यूमो को भी पता था कि वहाँ से बच कर निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो सभी लड़कियों को मना लेती है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस बुरे काम किए थे और आज उनके पास एक मौका है कुछ अच्छा काम करने का। वहीं दूसरी तरफ जॉन सारी स्टूडेंट को समझा रहा होता है कि कल हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। एक एक करके सभी लड़कियाँ जॉन से पूछती हैं कि यूमो के साथ वो क्या करेंगे, क्या वो उन्हें मार डालेंगे, क्या वो उनके कपड़े फाड़ देंगे। लेकिन जॉन उन्हें हिम्मत देने के लिए हंसकर जवाब देता है कि यूमो और उनकी दोस्त बहुत ही स्ट्रांग है, जापानीज सोल्जर से कैसे हार मानेंगे। तभी एक लड़की जॉन के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है। तो जॉन पूछता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। वो लड़की कहती है कि हम सभी ने सोचा था कि यूमो और उसकी दोस्त बुरी लड़कियां हैं, लेकिन मैं गलत थी और हम सब उन्हें सॉरी बोलना चाहते हैं। ये देखकर जॉन उसे गले से लगा लेता है और रोने लगता है। इसके बाद वो स्टूडेंट सारी प्रोस्टिट्यूट को अपने कपड़े ले जाके दे देती हैं ताकि वो पूरी तरह से उन्हीं की तरह लग सके। अब जॉन भी अपनी पूरी तैयारी में लग जाता है क्योंकि कल वो दूसरी ट्रक से उन स्टूडेंट को नैनकिंग के बाहर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनकी और एक मुसीबत बढ़ जाती है। जब जॉर्ज उन लड़कियों को काउंट करता है तो वो 12 होती हैं और जबकि सुपीरियर ने काउंट किया था तो वो 13 थी। अब यहाँ जॉन के सामने एक और मुसीबत आ जाती है। तभी जॉर्ज बोलता है कि वो उसकी मुसीबत का हल निकाल सकता है, वो लड़की बन के वहाँ जा सकता है। जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा है। पर जॉर्ज कहता है कि फादर ने मरते टाइम उसे कहा था कि इन लड़कियों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाया और अब मौका है उन्हें बचाने का। सभी लड़कियां उसे मना करती हैं कि तुम एक लड़के हो, तुम्हें जापानीज पकड़ लेंगे। लेकिन जॉर्ज जॉन की आंखों में देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। जॉन उसे देखकर रोने लगता है क्योंकि जो बलिदान वो दे रहा है वो बहुत ही बड़ा है। अब जॉन सभी लड़कियों के बाल काट कर एक विग बनाता है जो उसे पहना देता है। जिस अब सुबह हो जाती है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब उन्हें पार्टी में जाना है। जॉन सभी लड़कियों को एक चाकू बना के देता है ताकि वो कैसी भी करके अपनी जान बचा सके। थोड़ी देर बाद सुपीरियर ऑफिसर आ जाता है और सारी लड़कियों को एक एक करके ट्रक में ले जाने लगता है। जॉन खड़ा ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। सभी लड़कियों के चेहरे पर निराशा और आंखों में आंसू थे। जॉन को पता है कि आज वो उन लड़कियों को आखिरी बार देख रहा है और तभी एक लड़की रोने लगती है। वो जाने से मना कर देती है, लेकिन तभी जॉन उसे टॉय देता है और समझाता है कि जाओ, तुम्हें जाना होगा। वो बहुत ही रोती है, पर आज दोस्तों कमज़ोर लोगों की कोई नहीं सुनने वाला है।
क्योंकि आज दिन है ताकतवर लोगों का। एक आखिरी बार यूमो जॉन को देख के हंसती है और फिर पर्दा गिरता है और यूमो जॉन की नज़रों से दूर हो जाती है। और ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। जंग भले ही दो देशों में होती है दोस्तों, लेकिन उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। ये सीन आपको ये बता देता है। अगले सीन में जॉन फौरन उन बच्चियों को ट्रक में बैठाना शुरू कर देता है। वो उनके ऊपर कुछ लकड़ी के बॉक्सेस रख देता है जिसमें कि वाइन होती है, जिसे कोई उन्हें देख ना सके। थोड़ी देर बाद वो ट्रक को लेके बॉर्डर के पास पहुंच जाता है और उन्हें सू के फादर का दिया हुआ परमिट दिखाता है। और वहाँ पर जो सोल्जर होते हैं वो ट्रक को चेक करने को कहते हैं, तो जॉन उन्हें वही वाइन दे देता है जिसे कि वो मान जाते हैं और उसे जाने देते हैं। और आखिरकार जॉन उन लड़कियों को लेकर नैनकिंग के बाहर आ जाता है। वो उगते हुए सूरज को देखता है जो कि एक नई शुरुआत की उम्मीद है। इसलिए कहते हैं कि हर किसी के अंदर एक इंसानियत छुपी होती है। कुछ लोग मजबूरी में कुछ गलत कामों को चुन लेते हैं। यहाँ उन प्रोस्टिट्यूट के साथ भी यही हुआ था। सारे लोग उनसे दूर भागते थे ये सोच के कि वो लोग बुरे लोग हैं, लेकिन आज जो उन्होंने करके दिखाया वो शायद कोई भी नहीं कर पाता। तो आपको ये इमोशनल जंग की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।